नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लवर्स में। मेरे द्वारा शिक्षण शास्त्र संबंधी प्लेलिस्ट पहले ही चलाई जा रही है। उसके क्रम में आप सभी का यह अनुरोध किया गया कि गणित पढ़ाया जाए। दोस्तों, मेरे पास पूरा गणित का सेटअप ना होते हुए भी मेरे द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि मैं आप सभी को सुपर टेट परीक्षा में आने वाले संभावित सभी सवालों का अभ्यास करा दूं। और उसके विषय में आज हमारा यह पहला वीडियो होगा। आज से जो हमारी गणित की प्लेलिस्ट है वह प्रारंभ होती है। आज इस वीडियो में हम जातीय मान, स्थानीय मान, संख्याओं के प्रकार और अभ्यास के प्रश्नों के विषय में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपके वीडियो से संबंधित कोई सवाल है, आपका कोई गणित का सवाल है, तो आप उसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए यह मुझे बताना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है अथवा नहीं। अगर आपको कोई भी आपके सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे शेयर करें, ताकि मैं गणित विषय को और अधिक प्रभावी तरीके से आप सभी के सामने रख सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है हमें देखनी है वह है हमारा वास्तविक मान। दोस्तों, वास्तविक मान और जातीय मान एक ही चीज़ है। किसी भी वस्तु का जो वास्तविक मान और जातीय मान है वह उस वस्तु का मान वास्तविक मान होता है। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है हमारी 3, 9, 4, 6। इसमें जो हमारा 6 है उसका जो वास्तविक मान होगा वो होगा हमेशा 6। इसी तरीके से 9 का वास्तविक मान कितना होगा? हमेशा ही 9। 4 का वास्तविक मान हमारे यहाँ कितना होगा? हमेशा ही 4 होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि 3 का वास्तविक मान भी हमारे लिए हमेशा 3 ही होगा। हम इसके लिए कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लो हमारे पास संख्या है 49, तो 4 का वास्तविक मान कितना होगा? 4। इसी तरह 9 का वास्तविक मान कितना होगा? 9। इसके बाद हम देखते हैं हमारे स्थानीय मान के बारे में। यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो हमारा स्थानीय मान होता है वह किसी संख्या का वह मान है जो उस संख्या की स्थिति के कारण है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो जीरो है वह किसी संख्या के अगर अंत में लगता है, तो अगर पहले लग जाए किसी संख्या के तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। परंतु यदि वह जीरो किसी संख्या के बाद लग जाता है तो वह जीरो उस संख्या की वैल्यू को बदल देता है। जैसे कि यहाँ पर आप सामने 30 देख सकते हैं। अगर मैं एक जीरो और लगा दूँ तो यहाँ पर 300 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 यहाँ पर लिखूँ तो 3002 हो गया। परंतु अगर मैं जो हमारा 2 है उसको मैं यहाँ पर लिखूँ तो उस 2 की वैल्यू कुछ और होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो अंक होता है उसकी अपनी जगह की वजह से उसका अपना एक स्पेसिफिक मान होता है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ पर एक कोई भी संख्या लीजिए। मान लो संख्या है हमारी 5332, 5432। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पहला अंक होता है वह हमारा इकाई का अंक होता है, दूसरा अंक हमारा दहाई का, तीसरा अंक हमारा सैकड़े का होता है, चौथा अंक हज़ार का, इसके बाद 10,000 आता है, उसके बाद लाख, फिर 10 लाख। इसी तरीके से हमारी जो संख्या है वह आगे बढ़ती जाती है। अगर हमें यहाँ पर 3 का जो स्थानीय मान निकालना हो तब हम क्या करेंगे? 3 के आगे जितने भी अंक हैं उतने ही उसके आगे जीरो लगा देंगे, या फिर 3 की गुना जो है हम 10 से कर देंगे। 10 से ही क्यों करेंगे? क्योंकि 3 के बाद यहाँ पर एक अंक है, इसलिए हम 10 से गुना करेंगे। अगर 3 के बाद 2 अंक होते तो अब यहाँ पर 100 से गुना करते। इसी तरीके से अगर हमें 5 का स्थानीय मान निकालना हो तब हम देखेंगे कि 5 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो हम 5 की गुना 1000 से कर देंगे। आंसर क्या आएगा हमारा? 5000। तो 5 का स्थानीय मान कितना हुआ दोस्तों? 5000। आइए इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। यह हमारे सामने एक संख्या दी गई है। संख्या कितनी है हमारी? 3, 0, 9, 8, 1, 7, 8, 6। इस संख्या में 8 के प्रत्येक मान का स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है दोस्तों। ये आप देखिए कि जो हमारा एक तो है 8 यहाँ पर, ये रहा। दूसरा 8 है हमारा यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो पहला 8 है ये कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई। तो दोस्तों 8 किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 8 गुना 10। मैंने आपको भी बताया था दोस्तों।
यहाँ पर आपके सामने एक संख्या दी गई है और उसमें जो 8 के प्रत्येक मान का स्थानीय मान का अंतर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे। संख्या कितनी है हमारी, 3 0 9 8 1 7 8 6। ये जो संख्या दी हुई है ये संख्या हमने यहाँ पे लिख ली। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला 8 होगा वह कहाँ पर है, यहाँ पर दाएं के अंक पर, और दूसरा 8 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे। तो दोस्तों इस 8 के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर एक अंक है। तो इस 8 की गुणा हम किससे करेंगे, 10 से। तो इसका स्थानीय मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 80। इसी तरीके से ये जो हमारा ये वाला 8 है, इसके बाद कितने अंक हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो इसका स्थानीय मान कितना निकल के आएगा दोस्तों, 8 गुना 1 2 3 4। तो इसका स्थानीय मान कितना निकल के आया दोस्तों हमारा, 80,000। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने इन दोनों स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। दोस्तों पहला स्थानीय मान कितना आया था हमारा, 80। दूसरा स्थानीय मान हमारा कितना आया है दोस्तों, 80,000। तो हमें क्या करना है, अंतर निकालने के लिए इन दोनों की हम आपस में घटा कर देंगे। तो घटा करने के लिए चलिए घटा करिए, 80,000 माइनस 80। तो दोस्तों कितना आएगा, ये आएगा आपका 02997। तो करीब आपका 79,920 आपका जो है वह आपका उत्तर आया। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। हमारे सामने यह एक दूसरा सवाल है जिसमें एक संख्या दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,74,926। इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा गया है। तो दोस्तों 7 कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे। ये 7 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4। आप देख रहे हैं 7 के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक। तो स्थानीय मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 7 की गुणा 10,000 से कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा आपका, 70,000। तो दोस्तों 70,000 क्या हो गया हमारा स्थानीय मान। और अब हम जातीय मान, 7 का जातीय मान दोस्तों कितना होगा, 7 का जातीय मान हमारा 7 ही होगा। मैंने आपको बताया था कि जातीय मान और वास्तविक मान संख्या का वही रहता है। तो अब हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे, 7,000 में से 7 को घटा देंगे। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, घटाइए, 3 9 9 6। तो दोस्तों आपका जो आंसर आया वह आया आपका 6,993। यही आपका उत्तर है। इसी तरीके से आप आगे और भी सवालों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आइए दोस्तों चलते हैं संख्या के प्रकार जानते हैं। संख्या पद्धति को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों एक होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनसे हम वस्तु अन्य क्रम की गणना करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दोस्तों संख्या जो होती है हमारी, हम जानते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारी सब संख्याएं हैं। अब ये संख्याएं जब 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं दोस्तों, यह सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए। अक्सर एग्जामिनर आपसे ट्रिक करने के लिए यह सवाल पूछता है कि क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आंसर होगा नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, परंतु 0 एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों अगर हम इसी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी सारी संख्या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो मैंने आपको भी क्या बताया कि जब हम देखते हैं कि 1 2 3 4 ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, परंतु जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वह हैं हमारी 0 1 2 3 4। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसे ही एंड सो ऑन जितना भी आप गिन सकते हैं। तो अंतर क्या हुआ दोस्तों, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में केवल 0 का अंतर हुआ। पूर्ण संख्याओं में 0 आता है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता। यह बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सम संख्याओं के बारे में। जो भी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, अर्थात जिनका शेषफल 0 आए,
सम संख्याएं कहलाती हैं। जब हम दोस्तों भाग दें, मान लो हम 8 को भाग दे रहे हैं 2 से, तब क्या होगा, ये जो 8 है ये पूरा पूरा कट जाएगा और हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो अगर हमारा शेषफल 0 आ रहा है, पूरा पूरा कट रही है अगर कोई संख्या 2 से, तो वह संख्या सम संख्या होती है। इसको थोड़ा और आसानी से समझने के लिए मैं आपको यह बता दूं कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यह अंक आते हैं, जिनका इकाई का अंक यह होता है, वह सभी सम संख्याएं होती हैं। दोस्तों इसके विपरीत जो संख्या 0 से नहीं कटती वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपका 3 2 से नहीं कटता, 5 2 से नहीं कटता, इसी तरह 11 2 से नहीं कटता, 13 भी नहीं कटता। तो ये जितनी संख्याएं हैं सब की सब विषम संख्या कहलाती हैं, क्योंकि इसमें जब 2 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ जो हमारा शेष है वह बचेगा। तो अब मैं आशा करता हूँ आप सम संख्या और विषम संख्या के अंतर को समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित हों, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब यह देखिए, मान लो हमारे पास संख्या है 12। दोस्तों 12 किस किस संख्या से कटता है, यह 1 से कटता है, यह 2 से भी कटता है, यह 3 से भी कटता है, यह 4 से भी कटता है, यह 6 से भी कटता है और ये 12 से भी कटता है। तो आप देखिए कि 12 कितनी संख्याओं से कट रहा है, तो इसका मतलब यह 1 से तो कट ही रहा है और 12 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, उसके अलावा अन्य कई संख्याओं से कट रहा है। तो दोस्तों इस परिस्थिति में 12 जो है एक भाज्य संख्या होगी। आप देखिए, मान लो कोई भी संख्या लीजिए 19। 19 1 से कटता है क्या, 2 3 4 6 से कटता है, किसी संख्या से नहीं कटता। 19 जो है एक के अलावा सिर्फ 19 से कटता है। तो क्या दोस्तों 19 एक भाज्य संख्या होगी? परिभाषा के अनुसार 19 एक भाज्य संख्या नहीं है, यह एक अभाज्य संख्या है। इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे कि जो अभाज्य संख्या होती हैं वह क्या है। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि हमारा 5, 8, 10, सॉरी ये सब मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम लिखते हैं हमारा 3, 5, इसके अलावा 11, इसके अलावा 19। दोस्तों ये सब संख्याएं केवल अपने से कटती हैं और उसके अलावा 1 से कटती हैं। उसके अलावा ये संख्याएं किसी और संख्या से नहीं कटती। तो एक बात इसमें याद रखने वाली यह है कि जो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है वह कितनी है हमारी, 1 नहीं है, सबसे छोटी संख्या है हमारी 2। यह बात आपको याद रखनी है, एग्जामिनर अक्सर यह पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, तो आंसर होगा आपका 2। इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो p/q भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि आपके सामने आपने देखा होगा कई बार 3/11 लिखा रहता है या फिर 4/3 लिखा रहता है। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये भिन्न के रूप में लिखी रहती हैं। कुछ भी लिखा रह सकता है आपके सामने, 2/17 या कुछ भी। तो इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, इसमें एक ऊपर का होता है जिसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यह भी आपको याद रख लीजिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, और पूरी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, या फिर इसको भिन्न भी बोलते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो संख्याएं हमारी p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती या भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया √3। तो दोस्तों √3 का मान हमें पता है 1.729 होता है। चूँकि इसके नीचे कुछ नहीं है हर में, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √2, √5, √7 यह सभी एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो पाई है, पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसके बाद आइए चलो कुछ सवालों के बारे में हम जान लेते हैं। आपके सामने यह एक सवाल है कि किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 165, तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के योग का आधा कितना होगा। इसने आपसे यह पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने माना पहली संख्या x है। अब दोस्तों हमें पता है कि इसने क्या कहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं। अब मान लो कोई क्रमागत संख्या, मान लो कोई संख्या 13 है,
तो उसकी अगली विषम संख्या कौन सी होगी? क्या 14 हो सकती है? नहीं। उसकी अगली विषम संख्या दोस्तों 15 होगी, उसके बाद 17 होगी। इसी तरह एक तरीके से दो दो का गैप आता जाएगा। यानी कि कोई भी विषम संख्या हम कोई भी लें, मान लो 19 ले लो, 23 ले लो, कुछ भी ले लो, उसके बाद जो अगली विषम संख्या होगी वह एक अंक छोड़कर दूसरी अंक होगी। जैसे 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, क्योंकि जो दो से कट जाएंगी वह हमारी सम होगी और हमें केवल विषम लेनी है। तो इस तरीके से करके जो हमारी विषम संख्या होंगी उनके बीच में एक एक का अंतर होगा। तो यानी कि अगर हम पहली संख्या x मान लें तो हमारी अगली क्रमागत संख्या क्या माननी पड़ेगी हमें? x+2। इसी तरीके से उससे अगली हमारी क्रमागत संख्या कौन सी होगी? x+4, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा दो दो का अंतर आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई संख्या हमारे पास 21 है तो अगली क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? 23 होगी, क्योंकि 22 जो है वह 2 से विभाज्य है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी जो 5 क्रमागत विषम संख्या कौन सी होंगी? माना पहली x है तो दूसरी x+2, फिर x+4, फिर x+6 और फिर अंत में x+8। यह हमारी करके 5 क्रमागत संख्याएं होंगी। और हमको 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वह कितना दिया गया है? हमें 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग दिया गया है वह दिया गया है 165। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रश्नानुसार x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 बराबर 165। तो दोस्तों इसको जब हम सोल्व करेंगे 2 + 4 6 + 6 12 और 20, तो जब ये 20 इधर जाके दोस्तों माइनस हो जाएंगे तब हमारे पास संख्या क्या बनेगी दोस्तों? x + 20 बराबर 165। तो x बराबर कितना होगा दोस्तों? 165 माइनस 20। दोस्तों ये x भी आपस में जुड़ जाएंगे, 1x 2x 3x 4x 5x, तो ये कुल मिला कितने x बनेंगे दोस्तों? 5x। तो संख्या क्या बनेगी? 5x + 20। तो 5x बराबर कितना आया दोस्तों? 160 माइनस 20 बराबर 145। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 145/5। जब हम इसको भाग देंगे तो कितना बनेगा? 5 दूनी 10, 5 नहीं 45। तो आपके पास पहली संख्या कितनी आई दोस्तों? 29। तो हमारी जो पहली संख्या होगी विषम संख्या वह कौन सी होगी? वह होगी हमारी 29। दूसरी विषम संख्या कौन सी होगी हमारी? 31। तीसरी 33, 35 और फिर जो हमारी अंतिम होगी वह होगी हमारी 37, क्योंकि यह सभी क्रमागत संख्याएं हैं। पहली संख्या हमने कितनी मानी थी? x की वैल्यू कितनी आई थी? 29। उसके बाद दूसरी संख्या हमने कितनी मानी थी? x+2, तो 29 + 2 31। इसी तरीके से फिर 33। तो दोस्तों यही आपका उत्तर है। अब उसने क्या पूछा गया है सॉरी, कि बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग का आधा कितना होगा? तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 37। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी? 29। इसका आधा। तो दोस्तों इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 66/2 यानी कि 33। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आया दोस्तों? 33। आशा करता हूँ आप यह सवाल समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। हम देखेंगे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है, इस बार 210। दोस्तों यहाँ पर क्रमागत सम संख्या दिया है। मान लो अगर हमारी पहली क्रमागत सम संख्याओं में पहली हमने सम संख्या मान ली x, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों? हमारी x+2, क्योंकि x+1 तो विषम संख्या हो जाएगी, फिर हमारी सम संख्या लेंगी। इसी तरीके से हमारी तीसरी क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी? x+4। अब उसने क्या दिया है कि इन क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है इसने? 210। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनका जोड़ कर लेते हैं। x प्लस x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 210। दोस्तों ये x और ये x आपस में जुड़कर कितना बनेगा? 3x। और ये 4 और ये 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 210। तो 3x बराबर 210 में इधर ये माइनस हो जाएगा तो ये बैठेगा आपका 204। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? इस 204 को हम क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों हमारा? दीजिए भाग।
3 चिंग 18, 2 इधर गए, 3 अट्ठे 24। तो दोस्तों हमारी संख्या कितनी आई हमारी? 68। 68 हमारी पहली संख्या है। तो दोस्तों दूसरी संख्या हमारी क्या आएगी? 70। और तीसरी संख्या हमारी क्या आएगी? 72। इस तरीके से हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 68, 70 और 72 को जोड़ें, तब हम देखेंगे कि इनका जो योग है वह करीब 210 ही आता है। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप बताइए, और अपने कमेंट भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।